हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी पुल फार्मा। आई एम सौम्या दुबे एंड आज हम डिस्कस करेंगे डी फार्मा सेकेंड ईयर का एक टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। ये टॉपिक आपको बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी में मिल जाएगा। तो आइए स्टडी करते हैं। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो मुख्य रूप से 3 चीज़ों को ग्रहण करते हैं: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। कार्बोहाइड्रेट हम क्यों ग्रहण करते हैं? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से हमको इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट है क्या? तो कार्बोहाइड्रेट एक तरह का बायोमोलिक्यूल होता है। बायोमोलिक्यूल्स का वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर रखा है, तो आप एक बार देख लीजिएगा। अभी हम थोड़ा बहुत यहाँ पर बायोमोलिक्यूल के बारे में बता रहे हैं। तो ये जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, ये क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स जो जीवित प्राणियों के शरीर में पाए जाते हैं, उनको बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स। तो जो मॉलिक्यूल्स साइज़ में स्मॉलर होते हैं या स्मॉलेस्ट होते हैं, उनको माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं, एंड जो साइज़ में थोड़ा सा बड़े होते हैं, उनको मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट एक तरह का मैक्रो बायोमोलिक्यूल होता है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, कार्बोहाइड्रेट आर जनरली नोन एज शुगर, सैकराइड एंड हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? शुगर, सैकराइड एंड हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन के नाम से जाना जाता है। इसको हम नॉर्मली शुगर भी कह सकते हैं, सैकराइड भी कह सकते हैं एंड हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कह सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा, अ कार्बोहाइड्रेट इज़ अ बायोमोलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम। अभी अभी हमने आपको बायोमोलिक्यूल्स के बारे में बताया था। तो कार्बोहाइड्रेट एक तो बायोमोलिक्यूल होता है और साथ ही एक ऐसा बायोमोलिक्यूल होता है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम मुख्य रूप से प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, कार्बोहाइड्रेट आर द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ऑफ बायोमोलिक्यूल। अभी अभी हमने आपको बायोमोलिक्यूल के बारे में बताया था। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इनको आप मैक्रोन्यूट्रिएंट्स या फिर मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स भी कह सकते हैं, सेम ही चीज़ है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फोर्थ पॉइंट, कार्बोहाइड्रेट आर द नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स इन नेचर। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, जो हमें नेचुरली प्राप्त होते हैं। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज CnH2O का होल n। CnH2O का होल n कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला होता है। मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट आर स्वीट इन टेस्ट, यानी कि अधिकतर कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, ये टेस्ट में मीठे होते हैं, टेस्ट में स्वीट होते हैं। जैसे मान लीजिए आप शुगर खा रहे हैं, तो शुगर भी टेस्ट में स्वीट होता है। इसी तरह से लगभग जो सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो कुछ हद तक टेस्ट में स्वीट तो होते ही हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा, द रेशियो ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर 1:2:1। कार्बोहाइड्रेट का रेशियो क्या होता है? 1:2:1। इसको हम समझना चाहें तो कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कोई व्यक्ति पहले अकेला था, फिर उसने शादी की, वो डबल हो गया, फिर पत्नी की डेथ हो गई, वो फिर से सिंगल हो गया। तो दिमाग में अगर ये चीज़ आप रखेंगे तो आपको कार्बोहाइड्रेट का रेशियो हमेशा याद रहेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कार्बोहाइड्रेट का जो फॉर्मूला है उस पर वैल्यू पुटअप करके देखते हैं। ये है हमारा कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला, CnH2O का होल n। इस पे हमने क्या किया कि जहाँ पर n है वहाँ पे हमने 6 नंबर रख दिया, यानी n = 6 कर दिया। अब क्या करेंगे, जहाँ पर n है वहाँ पे हम 6 पुटअप करके देखते हैं। तो पहले था CnH2O का होल n, अब हमने कर दिया C6H2O का होल 6। अब हम ब्रैकेट ओपन करके देखते हैं, तो C6 ही रह गया, लेकिन जो H2O का होल 6 था उसका क्या हुआ, 6 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हुआ एंड H12O6 हो गया, यानी C6H12O6 हो गया। तो ये तो ग्लूकोज का फॉर्मूला हो गया। इसी तरह से फॉर्मूले हम कैलकुलेट करते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, n = 6 कर दिया, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला निकल कर आ गया। तो चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और रेशियो भी चेक कर लेते हैं कि इसका रेशियो कैसे होगा। यहाँ
अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पे पहले 6 बेचारा सिंगल था, दूसरे स्थान पर डबल हो गया, तीसरे स्थान पर फिर से 6 हो गया। यानी इसका रेशियो क्या है, पहले सिंगल होगा, फिर डबल होगा, फिर से सिंगल हो जाएगा, यानी कि 1:2:1। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की ये मॉडर्न डेफिनेशन है। All the polyhydric aldehydes or ketones which give such unit on hydrolysis are known as carbohydrate। ऐसे पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो कि हाइड्रोलिसिस के बाद कुछ यूनिट प्रदान करते हैं, उन्हें कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है। को समझने के लिए थोड़ा थोड़ा करके हम समझेंगे। देखिए, पॉलीहाइड्रिक क्या होते हैं, ऐसे अल्कोहल्स या फिर ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनके पास 3 या 3 से अधिक हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होते हैं, उनको क्या कहते हैं, हम पॉलीहाइड्रिक कहते हैं। तो ये जो ग्लूकोज होता है हमारा, इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के तौर पर लगता है, तो ये क्या हो जाता है, पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड, यानी ग्लूकोज को हम पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड भी कह सकते हैं। एंड जो ये हमारे कीटोन्स हैं, तो इसका एग्जांपल हम लेते हैं, तो ये जो फ्रक्टोज होता है, इसमें क्या होता है, कीटो फंक्शनल ग्रुप लगता है, तो इसलिए ये पॉलीहाइड्रिक कीटोज हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने समझ लिया कि पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड्स क्या होते हैं एंड पॉलीहाइड्रिक कीटोज क्या होते हैं। एक तरह से हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे स्ट्रक्चर जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप भी लगा हो और 3 या 3 से अधिक हाइड्रॉक्सिल ग्रुप भी हो, तो इनको हम क्या कहेंगे, पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड कहेंगे। ठीक इसी तरह से ऐसे ग्रुप जिनके पास 3 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप हों, इसके अलावा कीटोन ग्रुप भी जुड़ा हो, तो इनको हम पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन कहेंगे। तो अब डेफिनेशन समझते हैं। पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रिक कीटोन्स जो होते हैं, जब इनकी हाइड्रोलिसिस करवाई जाती है तो क्या करते हैं, ये ब्रेक डाउन होते हैं और फिर अपने आप को कई यूनिट में तोड़ लेते हैं। तो ऐसे पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड्स और ऐसे पॉलीहाइड्रिक कीटोन्स जो हाइड्रोलिसिस होने पर अपने आप को कई भागों में तोड़ लेते हों, उनको हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। तो चलिए अब हम कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन देख लेते हैं। पहला है, दे आर मोस्ट अबंडेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, एनर्जी के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं, या हम कह सकते हैं कि चीफ सोर्स होते हैं। मुख्य रूप से हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट से ही एनर्जी प्राप्त करती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दे प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी इमीडिएटली। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये बॉडी को इमीडिएटली एनर्जी प्रोवाइड करने में भी सक्षम होते हैं। अगर किसी को भूख लगी हो और वो कमज़ोरी महसूस कर रहा हो, तो उसको थोड़ा सा मीठा खिलाकर देखिए, वो बहुत ही जल्दी एनर्जेटिक महसूस करने लगेगा अपने आप को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दे सर्व्स एज इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट इन कनेक्टिव टिश्यू। ये हमारे कनेक्टिव टिश्यू के लिए, कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, हमारा ब्लड, तो ये हमारे कनेक्टिव टिश्यू के लिए एक तरह के इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट के रूप में उपयोग होते हैं, या हम कह सकते हैं कि हमारे ब्लड के लिए ये बहुत ही आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, शुगर लाइक राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज फॉर्म जेनेटिक मटेरियल डीएनए एंड आरएनए। ये जो शुगर होते हैं, जो राइबोज शुगर होता है या फिर डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, ये क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल फॉर्म करता है या जेनेटिक मटेरियल फॉर्म करने में हेल्प करता है। अब ये जेनेटिक मटेरियल होते क्या हैं, डीएनए एंड आरएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड। राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर जेनेटिक मटेरियल डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड को फॉर्म करने में, बनाने में मदद करता है। अब लास्ट पॉइंट क्या है हमारा, दे आर ऑल्सो यूज्ड एज स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। देखिए, इसको ऐसे समझते हैं कि ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ये हमारे शरीर में स्टोर हो सकता है, यानी कि हमारा शरीर इसको स्टोर करके भी उपयोग में ला सकता है। तो चलिए अब कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन भी देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला है मोनोसैकराइड, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, पहला क्या है, मोनोसैकराइड। दूसरा है डाइसैकराइड्स एंड तीसरा है ओलिगोसैकराइड्स एंड लास्ट है पॉलीसैकराइड्स।
क्लासिफिकेशन के साथ में यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं। जैसे मोनोसेक्राइड का एग्जाम्पल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। डाइसेक्राइड का एग्जाम्पल है सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। इसी तरह से ओलिगोसेक्राइड का एग्जाम्पल है रेफिनोज एंड स्टेकायोज। एंड पॉलीसेक्राइड का एग्जाम्पल क्या है स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज। तो चलिए अब इसके क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। मोनोसेक्राइड मतलब नाम से ही समझिएगा, मोनो मतलब एक एंड सेक्राइड मतलब शुगर। तो जब कार्बोहाइड्रेट एक शुगर के रूप में होता है या एक ही शुगर होता है कहीं पे, तो हम क्या कहते हैं ये मोनोसेक्राइड है। सेकंड क्या है हमारा डाइसेक्राइड। डाई मतलब दो एंड सेक्राइड मतलब शुगर। तो जहाँ पे दो शुगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे हम क्या कह सकते हैं ये डाइसेक्राइड है। या जहाँ पर कार्बोहाइड्रेट दो शुगर मॉलिक्यूल के रूप में प्रेजेंट होता है वहाँ पर हम इसे डाइसेक्राइड कह सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब 2 से अधिक और 10 से कम शुगर हो। यहाँ पर लिखा हुआ है आप देख लीजिएगा, जब 2 से अधिक और 10 से कम शुगर हो तब हम क्या कहेंगे ये ओलिगोसेक्राइड है। एंड पॉलीसेक्राइड क्या है, जब 10 से अधिक शुगर मॉलिक्यूल्स इकट्ठा होते हैं तब हम कहते हैं ये पॉलीसेक्राइड है। एग्जाम्पल के तौर पर मोनोसेक्राइड का एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। डाइसेक्राइड का एग्जाम्पल सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। ओलिगोसेक्राइड का एग्जाम्पल रेफिनोज, स्टेकायोज। एंड पॉलीसेक्राइड का एग्जाम्पल स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज। उम्मीद है आपको क्लासिफिकेशन समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक एक क्लासिफिकेशन के बारे में अच्छे से स्टडी करते हैं। सबसे पहले आइए मोनोसेक्राइड के बारे में स्टडी करते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है मोनो मतलब 1 एंड सेक्राइड मतलब शुगर। तो जहाँ पे एक शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो वहाँ पे क्या कहते हैं मोनोसेक्राइड है। मोनोसेक्राइड को हम सिंपल शुगर के नाम से भी जानते हैं। आइए अब मोनोसेक्राइड का इंट्रोडक्शन देखते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला क्या है CH2O का होल N। यहाँ पर हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह से लिख कर समझाया है, तो जिस भी तरह से आपको समझ में आए उस तरह से आप समझ लीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा मोनोसेक्राइड इज अ सिंपलेस्ट शुगर विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। मोनोसेक्राइड क्या होती है सबसे छोटी शुगर होती है, सबसे सिंपल शुगर होती है जिसकी हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकती है। अब ऐसा क्यों, जब एक ही शुगर मॉलिक्यूल होगा और उसको हम तोड़ने का प्रयास करेंगे तो वो अलग अलग एटम्स के रूप में टूटेगा, ना कि अलग अलग शुगर मॉलिक्यूल्स के रूप में। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए हमने क्या किया C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। तो मान लीजिए हमने ग्लूकोज को उसको ले लिया। अब हम क्या करते हैं ग्लूकोज की हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। हाइड्रोलिसिस का मतलब ग्लूकोज को हम तोड़ेंगे, ग्लूकोज को हम ब्रेक डाउन करेंगे। तो ये क्या होगा अलग अलग ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के रूप में नहीं टूटेगा, बल्कि C अलग टूट जाएगा, H अलग टूट जाएगा, O अलग टूट जाएगा, यानी अलग अलग एटम्स के रूप में टूटेंगे। तो ये मॉलिक्यूल्स नहीं रह जाएंगे, क्योंकि हमें तो मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं। तो इसी कारण से हम क्या कह सकते हैं कि मोनोसेक्राइड की हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं होती है, या इनको और छोटे भागों में तोड़ा नहीं जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेकेंड पॉइंट मोनोसेक्राइड हैज़ 2 फंक्शनल ग्रुप एल्डोज एंड कीटोज। मोनोसेक्राइड के पास 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक होता है एल्डोज और दूसरा होता है कीटोज। एल्डोज मतलब वो ग्रुप जिसमें एल्डिहाइड जुड़ा हुआ होता है। ऐसे ग्रुप जिसमें एल्डिहाइड जुड़ा हुआ होता है उसको एल्डोज कहते हैं। जिनमें कीटो ग्रुप फंक्शनल ग्रुप के रूप में जुड़ा हुआ होता है उसको हम कीटोज कहते हैं। अब इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ लिखी हुई है एंड इट हैज़ 2 और मोर देन 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब ये जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं इनके पास 2 या 2 से अधिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी हो सकते हैं। पहला तो इनके पास क्या है 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक एल्डिहाइड ग्रुप दूसरा कीटो ग्रुप। इसके पास 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी मौजूद होते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन्स मोनोसेक्राइड मे बी डिफरेंट टाइप बिकॉज इट हैज़ 3 और मोर देन 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स। कार्बन की संख्या के आधार पर मोनोसेक्राइड विभिन्न प्रकार से बनता है।
या हम कह सकते हैं कि कार्बन की संख्या के आधार पर, नंबर ऑफ कार्बन के आधार पर ये जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं ये कई तरह के हो सकते हैं। मोनोसेक्राइड के एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं? ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। इसके अलावा अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि मोनोसेक्राइड के पास 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो मोनोसेक्राइड जो होते हैं ये एक तो ग्लूकोज ही होते हैं, मुख्य रूप से इनका फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। तो मोनोसेक्राइड भी 2 तरह के होते हैं, एक एल्डोज, दूसरा कीटोज। जिसके पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है उसको हम एल्डोज कहते हैं, जिसके पास कीटो ग्रुप होता है उसको हम कीटोज कहते हैं। तो एल्डोज का एग्जाम्पल क्या है? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। एंड कीटोज का एग्जाम्पल क्या है? फ्रक्टोज। तो आइए अब इसके स्ट्रक्चर से हम कुछ समझ लेते हैं। यहाँ पे जो भी एग्जाम्पल्स आपको बताए गए हैं उसके स्ट्रक्चर दिए गए हैं, ध्यानपूर्वक इसको आप देखिएगा। ग्लूकोज में यदि आप देखें तो फर्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है। एल्डिहाइड ग्रुप मतलब CHO जुड़ा हुआ है। तो देखिए कार्बन के साथ में एक H भी है और एक ऑक्सीजन भी है, तो ये क्या हो गया? एल्डोज ग्रुप हो गया। ठीक इसी तरह से गैलेक्टोज है, गैलेक्टोज में भी CHO है, तो ये क्या हो गया? ये भी एल्डोज हो गया। अब लास्ट है हमारा फ्रक्टोज। फ्रक्टोज के सेकेंड पॉइंट पे यदि हम देखें तो इसमें देखिए कीटो ग्रुप जुड़ा हुआ है, C+O, ये कीटो ग्रुप का सिंबल होता है। तो जब यहाँ पे कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो हम क्या कह सकते हैं? फ्रक्टोज क्या है? किसका एग्जाम्पल है? कीटोज का एग्जाम्पल है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं। देखिए डाई मतलब 2 एंड सैकेराइड्स मतलब शुगर। तो जब कार्बोहाइड्रेट 2 शुगर के रूप में प्रेजेंट होते हैं तब हम इनको क्या कहते हैं? डाइसैकेराइड्स। आइए इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इसके पहले मैंने आपको बताया था मोनोसैकेराइड का हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता है क्योंकि वो एक ही शुगर मॉलिक्यूल होता है, तो उसको हम तोड़ नहीं सकते। लेकिन डाइसैकेराइड में क्या होता है? जब 2 शुगर मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं तो ये डाइसैकेराइड कहलाता है। जब इसकी हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, जब इसको हम तोड़ेंगे तो 2 शुगर मॉलिक्यूल्स के रूप में ये टूट जाएगा। अब एग्जाम्पल क्या है इसका? आइए देख लेते हैं। एग्जाम्पल है इसका लैक्टोज, माल्टोज एंड सुक्रोज। लैक्टोज की जब हमने हाइड्रोलिसिस कराई तो आप देखेंगे कि ये 2 भागों में टूट चुका है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। माल्टोज की जब हमने हाइड्रोलिसिस कराई तो ये भी 2 भागों में टूट गया, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। इसके अलावा सुक्रोज की जब हमने हाइड्रोलिसिस कराई तो ये ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में टूट गया। अब थोड़ा सा हमने यहाँ पर और भी लिख दिया है कि लैक्टोज दूध में पाया जाता है, माल्टोज माल्ट में पाया जाता है एंड सुक्रोज नॉर्मल शुगर में पाया जाता है। ये आपकी नॉर्मल जानकारी के लिए है। तो चलिए अब इनके हम स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज के स्ट्रक्चर्स यहाँ दिए गए हैं, ध्यानपूर्वक यदि हम देखें तो सुक्रोज में क्या है? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आपस में जुड़ रहे हैं। पहला फॉर्मूला ग्लूकोज का है और दूसरा क्या है? फ्रक्टोज का है। तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आपस में जुड़ रहे हैं, तो ये फॉर्मूला किसका हो गया? सुक्रोज का हो गया। नेक्स्ट क्या है? गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज आपस में जुड़ रहे हैं। फर्स्ट है गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज आपस में जुड़ रहे हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के कारण, तो ये क्या हो गया? लैक्टोज हो गया। एंड माल्टोज में आप देखिए तो ग्लूकोज एंड ग्लूकोज आपस में जुड़ रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया? माल्टोज हो गया। क्योंकि ये डाइसैकेराइड्स के एग्जाम्पल हैं और डाइसैकेराइड में क्या है कि 2 अलग अलग चीज़ें, 2 अलग अलग शुगर मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? ओलिगोसैकेराइड। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ओलिगोसैकेराइड। जैसा कि इसके बारे में मैंने आपको बताया था, जब 3 से लेकर 10 तक शुगर मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं तो ये ओलिगोसैकेराइड कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है रैफिनोज। ओलिगोसैकेराइड आपके सिलेबस में इम्पॉर्टेंट नहीं है तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा डीपली हम नहीं बता रहे हैं। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं पॉलीसैकेराइड के बारे में। तो आइए अब इंट्रोडक्शन देखते हैं पॉलीसैकेराइड का। फर्स्ट पॉइंट है व्हेन मोर देन 10 शुगर आर कंबाइंड इट विल बी पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। जब 10 से अधिक शुगर मॉलिक्यूल्स, 10 से ज़्यादा शुगर मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं तो ये पॉलीसैकेराइड कहलाता है।
पॉलीसेकेराइड जो होते हैं ये टेस्ट में स्वीट नहीं होते हैं। सेकेंड पॉइंट अगर आप देखेंगे तो इसमें लिखा है दे डू नॉट हैव द स्वीट टेस्ट। पॉलीसेकेराइड स्वीट नहीं होते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा मेनी आर इनसॉल्युबल इन द वाटर। बहुत सारे पॉलीसेकेराइड्स ऐसे भी होते हैं जो पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं। एंड लास्ट पॉइंट क्या है, द जनरल फार्मूला ऑफ पॉलीसेकेराइड इज C6H10O5 का होल एन। पॉलीसेकेराइड दो टाइप के होते हैं, पहला है होमोपॉलीसेकेराइड एंड दूसरा है हेटेरोपॉलीसेकेराइड। होमो मतलब होता है सिमिलर एंड हेटेरो मतलब क्या होता है, डिफरेंट, अलग अलग। तो आइए अब इसको समझते हैं। होमोपॉलीसेकेराइड की डेफिनेशन क्या है, व्हेन सिमिलर शुगर मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर इट विल बी होमोपॉलीसेकेराइड। जब एक जैसे शुगर मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं तो हम इसे होमोपॉलीसेकेराइड्स कहते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए ग्लूकोज ग्लूकोज आपस में जुड़ रहा है, फ्रक्टोज फ्रक्टोज आपस में जुड़ रहा है, या कह सकते हैं कि गैलेक्टोज गैलेक्टोज आपस में जुड़ रहा है, तो ये सब क्या हो जाएगा, होमोपॉलीसेकेराइड के अंतर्गत आते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जब एक जैसे शुगर मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं और उनकी संख्या 10 से अधिक होती है। जब एक जैसे शुगर मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं और उनकी संख्या 10 से अधिक होती है तब ये होमोपॉलीसेकेराइड कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हेटेरोपॉलीसेकेराइड। ठीक उसी का उल्टा होगा, जब अलग अलग तरह के शुगर मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं और उनकी संख्या 10 से अधिक होती है। जब 10 से ज़्यादा अलग अलग तरह के शुगर मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं तो ये हेटेरोपॉलीसेकेराइड कहलाता है। अब चलिए देखते हैं होमोपॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं। स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज। तो चलिए अब इनके स्ट्रक्चर्स भी देख लेते हैं। यहाँ पर यदि हम देखें तो ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारा सिंपल स्टार्च का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर यदि हम देखें तो ग्लूकोज और ग्लूकोज आपस में एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, यानी कि एक जैसे शुगर मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ रहे हैं। तो जब 10 से अधिक शुगर आपस में जुड़ जाएंगे तो ये होमोपॉलीसेकेराइड कहलाएगा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेलुलोज। ये देखिए ये स्ट्रक्चर है सेलुलोज का, और इसमें भी ग्लूकोज ग्लूकोज आपस में 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा ही जुड़ रहे हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा ग्लाइकोजन का, और इसमें ये जो ग्लूकोज होते हैं ये 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा और 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं। यदि आप ध्यान से देखें तो ये जो पहला ग्लूकोज है ये दूसरे ग्लूकोज से 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये जो दूसरा और तीसरा आपस में जुड़ा हुआ है ये अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ा है, एंड तीसरा और चौथा भी अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ा हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एंड हेटेरोपॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल देख लेते हैं। हेटेरोपॉलीसेकेराइड का यहाँ पर एक एग्जाम्पल है और वो है हेपेरिन का एग्जाम्पल। हेपेरिन में डी ग्लूकोरोनेट 2 सल्फेट एंड एन सल्फोग्लूकोसामाइन 6 सल्फेट ये आपस में जुड़े हुए हैं, यानी अलग अलग तरह के शुगर मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ तक हमने आपको केवल कार्बोहाइड्रेट के इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन एंड जो एग्जाम्पल्स बताए गए हैं उनके स्ट्रक्चर के बारे में ही बताया है। इसके अलावा केमिकल नेचर और केमिकल प्रॉपर्टीज़ नेक्स्ट वीडियो में आएगा। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।